या सो मैंने अभी टीआईएफआर का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वही खोला हुआ है, तो आप भी लाइक अपना अपना फॉर्म खोल सकते हो साथ में, सो दैट मतलब आपको पता चलता रहे कि कौन कौन से सेक्शन मतलब मैं क्लियर कर चुकी हूँ। और लाइक एक बार मैं ये पूरा एक बार फॉर्म डिस्कस कर लूंगी, देन लेटर ऑन यू कैन आस्क योर पर्सनल डाउट्स अगर कुछ रह जाए जो कि बहुत बर्निंग क्वेश्चन हो आपका, तो यू कैन आस्क। तो जैसे फर्स्ट में पर्सनल डिटेल्स में लाइक पहले अपना रेफरेंस नंबर जो कि आपका है उसको लिखना है यहाँ पे। रेफरेंस नंबर में वही जो आपका रोल नंबर है वही लिखना है इसमें। और नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ वो थोड़ा अच्छे से मतलब लिखना। और उसके बाद टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये तो सारी पर्सनल चीजें हैं। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपको मतलब ये भी प्रॉपरली अच्छे से फिल करिएगा। और जैसे सीबीएसई है तो उसका पूरा लिखिएगा, सेंट्रल बोर्ड पूरा मतलब फुल फॉर्म लिखिएगा, ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह अवॉइड करना कहीं भी किसी भी जगह पे। और उसके बाद जो जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है वो 4 ईयर बीएससी प्रोग्राम में है तो वो अपने हिसाब से लिखेंगे। लेकिन इफ यू आर फ्रॉम 3 ईयर बीएससी प्रोग्राम तो फोर्थ वाला कॉलम आपको खाली छोड़ना है। ऐसा नहीं करना है कि तीनों का एवरेज फोर्थ में लिख दिया, ये वाली गलती नहीं करनी है। और उसके बाद आते हैं थर्ड, जो सब्जेक्ट ऑफ स्टडी अवार्ड्स एक्सपीरियंस वो वाला कॉलम है। उसमें जैसे कि फर्स्ट में लिखा है समराइज द सब्जेक्ट ऑफ योर मोस्ट रिसेंट ऑनगोइंग और कंप्लीटेड डिग्री। तो इसमें आपको मतलब जो भी, जैसे मान लो आपका बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में है तो लाइक आपको लिखना है कि आई एम इन द फाइनल ईयर ऑफ माय बीएससी। लाइक बैचलर ऑफ साइंस होता है किसी का और किसी का बैचलर ऑफ लाइक टेक्नोलॉजी रहता है। तो जैसा भी आपका डिग्री का पूरा नेम है आपके मार्कशीट पे, वही आपको पूरा लिखना है। और अगर आपकी कोई, जैसे आप मान लो कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो और वो प्रोजेक्ट आपका लाइक लेट्स से वो बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है लेकिन आप कर बायोटेक्नोलॉजी रहे हो, तो आपको उसमें स्पेशलाइजेशन इन बायोटेक्नोलॉजी लाइक बायोकेमिस्ट्री लिखना है बिकॉज आपका प्रोजेक्ट उससे रिलेटेड है। बट अगर लेट्स से आपका कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो आप सिंपली लिख सकते हो कि मैं बैचलर इन साइंस कर रहा हूँ एंड स्पेशलाइजेशन बायोटेक्नोलॉजी में है। तो आप ऐसे करके भी लिख सकते हो इसे। और इसमें आपको थोड़ा सा अपने जो अपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उसका मतलब बेसिक थोड़ा सा लिख सकते हो एक लाइन में, ज्यादा नहीं लिखना है इसमें। उसके बाद इन्होंने जैसे सेकंड क्वेश्चन में बोला है टेल अस अबाउट एनी अवार्ड्स और फेलोशिप यू हैव ऑब्टेन्ड। सो अवार्ड्स में जैसे अगर लाइक आपका आई मीन अवार्ड्स में यूजुअली आई डोंट थिंक सो किसी, अगर किसी का एनटीएससी वाला जो एग्जाम है वो क्लियर है तो वो लिख सकते हो। या किसी को जो केवीपीवाई होता था पहले वो अगर किसी का है तो वो लिख सकता है। अगर किसी के पास इंस्पायर फेलोशिप है तो वो लिख सकते हैं। बट अगर ये सब चीजें आपके पास नहीं है तो शायद से आपको कब कॉलेज से मेरिट बेसिस पे कुछ लाइक फीस में कंसेशन मिलता है, तो आप अपने कॉलेज का नाम देके वो भी लिख सकते हो कि आपको ये फेलोशिप मिलता है। बट लेट से अगर ये सब भी नहीं है तो अगर आपको कॉलेज टाइम पे कोई स्कॉलरशिप मिली है, आई I मीन ऐसा होता है ना कि कुछ आप कंपटीशन लेते हो और उसमें आपको लाइक 2500 कुछ भी मिला है तो मतलब वो चीज आप मेंशन कर सकते हो। बट इन केस अगर ये सब नहीं है तो आप इस वाले को खाली भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद थर्ड में है हैव यू पार्टिसिपेटेड इन रिसर्च इंटर्नशिप्स और ट्रेनिंग। और अगर किया है तो उसका डेट्स वगैरह बताना है। तो इसमें अगर लाइक आपके बीएससी का जो प्रोजेक्ट है आप उसके बारे में भी यहाँ पे लिख सकते हो। और आई एम प्रिटी श्योर कि जो जो भी लोग बैचलर्स में हैं उन्होंने कभी ना कभी कोई ना कोई वर्कशॉप, कोई ना कोई इंटर्नशिप, कोई ना कोई ट्रेनिंग लगाई होगी। बट लेट से अगर नहीं लगाई है तो आपके कॉलेज का जो भी प्रोजेक्ट है उसके बारे में आप लिख सकते हो अपने सुपरवाइजर का नाम देके। और यूजुअली कॉलेजेस में प्रैक्टिकल्स होते हैं जैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और क्रोमेटोग्राफी, जो जो भी प्रैक्टिकल्स होते हैं वो सब देके। और अपने कॉलेज एचओडी से एक बार डिस्कस कर सकते हो इसके बारे में कि वो अगर छोटा सा कोई समर स्कूल कुछ भी ऐसा तुम्हारे कॉलेज में होता है तो तुम्हें वो एक सर्टिफिकेट दे देंगे उसका। तो ये चीज कर सकते हो। और आई थिंक इसका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 17 मार्च है। तो अगर आपको बहुत ही एक बर्निंग डिजायर है कि मुझे ये खाली नहीं छोड़ना ये वाला कॉलम,
मुझे तो इसमें इंटर्नशिप का लिखना ही है। तो बहुत सारी ऐसे पेड इंटर्नशिप्स होती हैं, जैसे कि ऑर्बिट बायोटेक हो गया, एसेंट्रिक बायोटेक हो गया। ये बहुत सारी ऐसे पेड इंटर्नशिप्स होती हैं, लाइक आपको लाइक 3,500 कुछ पे करना रहता है। तो अगर आप एक हफ्ते की भी वो ट्रेनिंग ले लेते हो, तो यहाँ पे लिखने के लिए आपके पास कुछ हो जाएगा कि हाँ, आपने कुछ फर्मेंटेशन का सीख लिया, या मतलब वो आप पेड इंटर्नशिप लेके भी यहाँ पे लिख सकते हो। और डेट सुपरवाइजर जो होगा वो मेंशन कर सकते हो। उसके बाद चलते हैं फोर्थ में, हैव यू पब्लिश एनी पेपर इन पीयर रिव्यू जर्नल और प्रेजेंटेड योर वर्क इन कॉन्फ्रेंसेस, लिस्ट हियर, प्रोवाइड अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर कंट्रीब्यूशन। ओके। तो शायद से सबको ये कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करने का मौका नहीं मिला होगा, और शायद से सबके पास लाइक पेयर रिव्यू जर्नल में पेपर भी नहीं होगा। तो अगर आपने कहीं कभी किसी कॉन्फ्रेंस में एब्स्ट्रैक्ट वगैरह भेजा है, तो आप उसके बारे में यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अगर नहीं, तो इस चीज को खाली छोड़ सकते हो, मतलब बहुत सारे लोगों का ये खाली ही होगा। उसके बाद फिफ्थ में है कि आपके कोई ब्रेक्स रहे हैं एजुकेशन में, तो लाइक बहुत सारे बच्चे नीट के लिए ड्रॉप लेते हैं, या मतलब होता है कभी ना कभी ब्रेक। तो अगर आपका ग्रेजुएशन से पहले का कुछ गैप है, तो उसको मतलब मेंशन आप कर सकते हो, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आपका ग्रेजुएशन के बाद वाला ब्रेक है, तो उसे आपको मेंशन करना होगा यहाँ पे। नीट वाला अगर नहीं भी करोगे तो चलेगा, आई मीन बट कर सकते हो। मतलब अगर है तो कर देना। बट एक्सप्लिसिटली उसमें ऐसे नीट प्रिपरेशन लिखना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। तो उसकी जगह पे आप कुछ और रीजन दे सकते हो, नीट का प्रिपरेशन की जगह कुछ और रीजन दे सकते हो ब्रेक के लिए। उसके बाद इंटरेस्टिंग बुक, हाँ इसमें जो है, मतलब एक्चुअली में ट्राई करना कि कुछ बढ़िया सी बुक के बारे में लिखो आप। ऐसा नहीं कि चैट जीपीटी खोला और उसमें बोल दिया कि भाई इस बुक का समरी दे दो और लिख दो, नहीं। वो उनके पास एआई डिटेक्टर सॉफ्टवेयर रहते हैं, तो अगर आप चैट जीपीटी से करेक्ट भी करवा रहे हो अपनी ग्रामेटिकल एरर्स या कुछ भी, तो वो आपका एआई डिटेक्शन में आ जाएगा, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो आई वुड हाईली सजेस्ट आप सिंपल इंग्लिश में लिखो, आप किसी ह्यूमन से आप उसको करेक्ट करवा लो। लेकिन चैट जीपीटी ये सब चीजों से मत लिखना, बिकॉज पूरा फंसोगे तुम। उसके बाद है व्हाई डू यू वांट टू डू अ पीएचडी। हाँ, तो यहाँ से जो है ये एसओपी के क्वेश्चंस होते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू डू अ पीएचडी। तो इसके लिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये चीजें लिखते हैं कि मतलब वो पीएचडी करना चाहते हैं। अब आपको पता है कि आप क्यों करना चाहते हैं, लाइक मैंने तो ऐसा लिखा था कि मैं बचपन से ही, लाइक मुझे बहुत चीजों में क्यूरियोसिटी रहती है, तो मैं कुछ लाइक मतलब डिजीज बायोलॉजी के बारे में पढ़ना चाहती हूँ, और मुझे एजिंग की चीजों में इंटरेस्ट आ रहा है। तो मतलब वो चीजों को मैं एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, मतलब मेरा ऐसा ही करेक्टर है, ऐसी ही मेरी पर्सनैलिटी है कि मुझे नई नई चीजें एक्सप्लोर करने में अच्छा लगता है। तो दैट्स वाई। और पीएचडी जो है वो एक प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है, प्रॉपर रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, कि अगर कोई पर्सन कुछ एक पर्टिकुलर डोमेन में एक्सप्लोर करना चाहता है, तो वो पीएचडी कर सकता है। तो वही मैंने रीजन लिखा था कि इसलिए मैं पीएचडी करना चाहती हूँ। तो अभी आपके पास अगर कोई और अच्छा रीजन है तो आप वो लिख सकते हो, लेकिन ये वाला भी सही है। उसके बाद एट्थ में है, व्हाट इज द हार्डेस्ट लाइक थिंग यू हैव वर्कड ऑन एंड व्हाई वाज इट हार्ड, व्हाट यू डिड इन द सिचुएशन। तो इसमें वो लोग आपका, इट्स लाइक एचआर राउंड का क्वेश्चन। तो वो आपसे यहाँ पे पूछना चाह रहे हैं कि देखो, आप यहाँ पे जो भी लिखोगे ना, उससे वो जज कर लेंगे कि आप, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। लाइक कुछ कुछ लोग यहाँ पे लिखते हैं कि उनको प्रेजेंटेशन स्किल्स में दिक्कत थी, तो उन्होंने फिर कुछ कोर्सेज लिए, और फिर उससे उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी हो गई। और ये हार्ड क्यों थी, क्योंकि आपको फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग था। मतलब मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपकी हार्डेस्ट थिंग कुछ और हो सकती है। मे बी कोई डेडलाइन हो सकती है किसी प्रोजेक्ट की, या कोई पर्टिकुलर एग्जाम क्रैक करना, वो हार्डेस्ट थिंग हो सकती है। या इसके अलावा ऐसा भी होता है कि आप स्ट्रेस कंडीशन में अपने आप को काम कैसे रखते हो, उसके बारे में लिख सकते हो आप। और भी मतलब बहुत सारे इसके पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, बिकॉज इट इज अ सब्जेक्टिव थिंग। तो लाइक वी कैन डिस्कस, इफ यू हैव एनी आइडिया देन आई कैन रीफ्रेज एंड रीफ्रेम इट। उसके बाद ये जो नाइन्थ क्वेश्चन है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और यही रेट लिमिटिंग होने वाला है एसओपी सिलेक्शन के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है किसी क्लासिकल एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने के लिए, आपको पहले उस क्लासिकल एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। से फॉर एग्जांपल
अगर मैं बोलूँ सेंगर सीक्वेंसिंग, वो भी एक क्लासिकल एक्सपेरिमेंट है। तो लाइक सैंगर सीक्वेंसिंग जब नया नया था, तो कोई और टेक्निक अवेलेबल नहीं थी ना, राइट, सीक्वेंसिंग के लिए। तो ऐसा होता था कि वो मैनुअली करते थे, आई मीन कैपिलरी ट्यूब्स में वो मैनुअली वो कॉलम्स में की जाती थी ये। और अगर कोई बच्चा एक जीन को सीक्वेंस कर रहा है तो वो एक जीन सीक्वेंस करने में ही उसका पीएचडी हो जाता था। समझ रहे हो, मतलब 5-6 साल लग रहे थे एक जीन को सीक्वेंस करने में। तो वो मतलब, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ क्लासिकल एक्सपेरिमेंट का, ऐसे बहुत सारे क्लासिकल एक्सपेरिमेंट्स भरे पड़े हैं, मैंने ग्रुप में भी बहुत सारे नाम बताए थे। जैसे हर्शी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट है। तो आपको थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, और आपको ये इंटरेस्टिंग क्यों लगा उसको बताना है। जैसे फॉर एग्जांपल सैंगर सीक्वेंसिंग इंटरेस्टिंग क्यों है कि भाई ऐसा पहली बार कुछ आया जिससे कि आप डीएनए के बेसिस जिसको आप देख नहीं सकते हो, उसको आप लाइक डेसिफर करके बता रहे हो कि हाँ भाई ये सीक्वेंस है। आई मीन डीएनए का साइज कितना छोटा है और उसमें बेसिस का साइज कितना छोटा है, लेकिन स्टिल आपके पास इतने बड़े बड़े कॉलम में इतना मैक्रो कोई टेक्निक है जिससे आप लाइक उन उस बेसिस को रीड कर पा रहे हो, लाइक आप डीएनए की लैंग्वेज डेसिफर कर पा रहे हो। तो वो इंटरेस्टिंग, आप ऐसा कुछ लिख सकते हो उसमें। उसके अलावा हाँ यही है कि टेल टेल अस व्हाई यू थिंक द एक्सपेरिमेंट वाज इंटरेस्टिंग, एंड व्हाट व्हाट द रिजल्ट टेल अस। अच्छा, इसमें ना आप वो और भी कुछ लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी कोई भी एक रिसर्च पेपर है, उसमें अगर कोई टेक्निक वगैरह यूज की हुई है, दैट कुड आल्सो बी कंसिडर्ड एज अ क्लासिकल एक्सपेरिमेंट। बट उसके आगे फॉलो अप का आपको देखना है। और फॉलो अप यूजुअल, अगर आप कोई रिसर्च पेपर से क्लासिकल एक्सपेरिमेंट उठाते हो, तो उसका डिस्कशन, फ्यूचर डिस्कशन, ऐसा फ्यूचर डायरेक्शन एंड डिस्कशन में आपको आगे का फॉलो अप का आइडिया भी मिल जाएगा। तो जैसे इसके केस में एनजीएस हो सकता है लाइक फॉलो अप का आइडिया। तो या इसके अलावा भी नैनो साइंस में बहुत सारी चीजें चल रही हैं कि अ, हाँ इसके अलावा जैसे कि आप एक माइक्रो एरे है जैसे, तो माइक्रो एरे का कोई पेपर देखोगे तो उसमें भी ऐसा है कि लाइक चिप चिप टेक्नोलॉजी है वो, है ना। तो ऐसे ही चिप टेक्नोलॉजी को रिफाइन करने के लिए बहुत सारी चीजें हो रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक माइक्रोफ्लूइडिक सिस्टम आ रहा है, आई मीन इट्स इन अंडर डेवलपमेंट, जिसमें कि वो क्या करेंगे, जैसे डायबिटीज के लिए क्या होता है कि बहुत सारा ब्लड लेते हैं, अगर आपको 10-15 टेस्ट करवाने हैं तो हर टेस्ट के लिए मिनिमम लाइक 2-3 ml ब्लड चाहिए रहता है। लेकिन ऐसी एक टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, माइक्रोफ्लूइडिक सिस्टम पे काम हो रहा है, जिससे कि आपका बस एक ड्रॉप ऑफ ब्लड लेंगे वो, और उस चिप पे लगाएंगे और आपके सारे के सारे टेस्ट हो जाएंगे। लाइक ये भी एक फॉलो अप आइडिया हो सकता है। तो ऐसा सा कुछ भी आप सोच सकते हो। और ऐसा नहीं है कि ये परफेक्ट ही होना चाहिए आपका फॉलो अप आइडिया। इट कुड बी कि वो आप अच्छे से अपनी प्रॉब्लम डिफाइन कर पाओ कि आप फॉलो अप में करना क्या चाहते हो, अपना हाइपोथेसिस अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ, उसके लिए जो रैशनल है वो पेपर आप रेफरेंस कर पाओ, और आप उसको अप्रोच कैसे करोगे वो लिखो। और अप्रोच अगर आपकी फेल हो जाती है तो आप ऑल्टरनेटिव क्या करोगे वो भी आपको लिखना है इसमें। तो क्योंकि इन्होंने 500 वर्ड्स ही दिया है, तो जितना कंसाइज हो सके उतना कंसाइज लिखना। लाइक ऐसा बोलते हैं ना कि गागर गागर में सागर भरना, लाइक आपको बहुत सारी चीज कन्वे करनी है लेकिन मिनिमम वर्ड्स में। तो ये इस पे ज्यादा आपको ध्यान देना है। उसके बाद लास्ट है कि लिस्ट एनी अदर इंफॉर्मेशन यू विल वांट अस टू कंसिडर हियर। तो इसमें आप अपना आईआईटी जैम का रैंक लिख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई, आई मीन आपका कुछ, आपके पास अगर कुछ और आइडिया है, या कुछ आपने प्रोजेक्ट किया है और वो पेपर है अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है, उसके बारे में लिख सकते हो। आप इसके अलावा यहाँ पे जैसे कि कुछ बच्चों ने मैथ्स वगैरह किया होता है, तो आप वो लिख सकते हो कि आपके पास मैथ्स वगैरह भी है। इसके अलावा कुछ बच्चे एनपीटीईएल से कोर्सेज करते हैं, तो आप उसके बारे में भी यहाँ पे लिख सकते हो कि आपने एनपीटीईएल से कोई कोर्स किया है। तो ये मैंने डिस्कस कर दिया है। हाँ, इसके बाद आगे फोर्थ में है साइंटिफिक रेफरीज। तो रेफरी बेसिकली ऐसा पर्सन होना चाहिए जो कि आपको जानता हो, जानता इन द सेंस कि वो आपको प्रोफेशनली जानता हो। फॉर एग्जांपल आप, ये आपके एचओडी हो सकते हैं, या फॉर एग्जांपल आपने अगर कहीं इंटर्नशिप की है, तो इंटर्नशिप में जो आपका गाइड था वो आपका रेफरी बन सकता है इसमें। रेफरी मीन समबडी हु इज रिकमेंडिंग यू टू द इंस्टीट्यूट, और वो टीआईएफआर को आपके बारे में, आपकी कैपेबिलिटीज, आपकी कमियों के बारे में बता रहा है। तो इसमें इनका नाम लिखोगे, एफिलिएशन लिखोगे उनकी, और आप उनको कैसे जानते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हेड ऑफ डिपार्टमेंट का लिखवा रहे हो, तो आप वहाँ यहाँ पे यही मेंशन करोगे कि आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, और उन्होंने आपको कोई ना कोई कोर्स पढ़ाया होगा, या किसी ना किसी
एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए हेल्प किया होगा, या कुछ कुछ इंटर्नशिप में कुछ चीजों में उन्होंने हेल्प किया होगा, तो आपको उसके बारे में लिखना है। और उनका ईमेल आईडी वगैरह, और उनको कन्वे कर देना कि आपको ऐसे ऐसे मेल आएगा और ऐसे ऐसे आपको भेजना है। तो जो अग्री होंगे उनको ही आप देना। तो या आई थिंक आई हैव कवर्ड थिंग्स। और अब आपको जो जो जिस जिसके डाउट्स हैं, जो जो भी हैं, वो आप मतलब टर्न बाय टर्न पूछ सकते हो। टाइप करके पूछ सकते हो अगर शर्म आ रही है, ऐसे भी पूछ सकते हो। जी भाई मुझे, या यहाँ पे जो रैंक लिखे हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशंस में, रैंक मतलब कॉलेज रैंक लिखना है। हाँ लिख सकते हो कॉलेज रैंक और कि। हमारे क्लास 10 का 12 में ऐसे कोई मतलब रैंक कार्ड नहीं है, कॉलेज में भी नहीं है, तो लिख हाँ सकते हैं। ब्लैंक छोड़ दो, उसे ब्लैंक छोड़ सकते हो। अ, अच्छा। ऐसा होता है ना कि जैसे मेरिट लिस्ट आती है, लाइक सीबीएसई की, जैसे लाइक टॉप 1% का मेरिट लिस्ट आता है। तो अगर तुम्हारा मेरिट लिस्ट में नाम था, तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो कि टॉप, इन टॉप 0.1% और इन टॉप 1%, वट एवर इफ इट इज एप्लीकेबल। अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको खाली भी छोड़ सकते हो। मेरा भी 10+2 में कुछ नहीं था, तो मैंने नहीं लिखा था। मेरा था, रैंक था मेरा, लेकिन क्योंकि उस टाइम कोविड था तो उन्होंने रैंक सर्टिफिकेट नहीं दिए थे, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था उसे ऐसे ही। फाइल लूंगा दीक्षा आयशा सब। अच्छा ओके। अ, कोई कुछ बोल रहे हैं क्या, मतलब मुझे समझ में नहीं आया, सॉरी। तो श्वेता ने पूछा है कि जो 100 वर्ड्स का लिमिट दिया है, अगर थोड़ा सा एक्सीड हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी क्या। मतलब आप ट्राई करोगे 100 में ही हो जाए, बट अगर 105 110 तक जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। रेफरी के एफिलिएशन में क्या लिखना है। तो हर्ष, रेफरी रेफरी के एफिलिएशन में उनका जैसे डिग्री जो भी है, अभी उनका डेसिग्नेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो एसोसिएट प्रोफेसर हैं तो आपको वहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर, जिस भी कॉलेज के हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर, जो भी है वो उन अभी करंटली वो क्या कर रहे हैं वो लिखना है, कौन सी पोजीशन पे है वो लिखना है। और फिर देवाजीत ने पूछा है मुझे कि दी एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन में फिल करना है या प्रिंट आउट निकाल के। हाँ, तो आप इसको वर्ड में खोलोगे ना, जब एमएस वर्ड में खोलोगे, तो ये एडिटेबल होता है। तो आप इसको वहीं पे ही आपको एडिट करके इसको सेव करके भेजना है। और फिर दी हार्डेस्ट थिंग वाले में, अगर किसी की पर्सनल पर्सनल प्रॉब्लम रही हो तो उसको कैसे ओवरकम किया है, ये लिख सकते हैं। यहाँ पे मतलब ये एचआर राउंड का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे वो आपकी प्रोफेशनल प्रॉब्लम के बारे में पूछ रहे हैं। तो पर्सनल प्रॉब्लम लिखना मुझे नहीं लगता है कि ये अच्छा आइडिया है। आप फिर भी एक बार सोचना इसके बारे में कि प्रोफेशनल प्रॉब्लम के बारे में लिखो। फिर उसके बाद मुझे चित्रांशी ने पूछा है कि क्लास डिवीजन में क्या लिखना है। क्लास डिवीजन, हाँ तो मतलब ऐसा होता है ना डिवीजन की, जैसे किसी के 60% से अबव मार्क्स होते हैं तो वो फर्स्ट डिवीजन मानी जाती है। तो मतलब 60% से जिसके सबके ऊपर है तो सभी फर्स्ट डिवीजन में काउंट होंगे। बट अगर किसी के 60% से कम है तो वो सेकेंड डिवीजन में आता है। तो आपको आई थिंक सबके 60% से ऊपर ही होंगे तो फर्स्ट डिवीजन ही लिखोगे सब में। फिर उसके बाद इशिता ने बोला है कि दी डू वी नीड टू गिव एन एसओपी रिसर्च प्रपोजल फॉर अप्लाइंग टू इंटीग्रेटेड पीएचडी एज वेल। इंटीग्रेटेड पीएचडी, इशिता क्या आप क्लैरिफाई करोगे कि इंटीग्रेटेड पीएचडी कहाँ की। आई मीन टीआईएफआर की, टीआईएफआर की अगर आप पूछ रहे हो, तो टीआईएफआर में सिर्फ यही फॉर्म देना है, कोई एसओपी कुछ नहीं है इसमें, ही उन्होंने एसओपी के क्वेश्चंस। हाँ, तो टीआईएफआर में कुछ अलग से एसओपी नहीं देनी है, यही जो उन्होंने फॉर्म भेजा है यही एसओपी है। एसओपी में भी हम ऐसे ही चीजें लिखते हैं, उन्होंने इसलिए क्वेश्चंस बना दिए तो वो एसओपी हो गया, बट ऐसे अलग से कुछ एसओपी नहीं देनी है। ये जो रिसर्च प्रपोजल आप पूछ रहे हो ना, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें जो फॉलो अप पूछ रहे हैं वही रिसर्च प्रपोजल है। तो उसके बाद मुझे पूछा है कि दी दी डू वी नीड टू गिव रेफरेंसेस व्हाइल राइटिंग क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, बट वो 500 वर्ड्स में इंक्लूड नहीं होगा। आप रेफरेंसेस दे सकते हो, जो मेजर रेफरेंसेस हैं, 2-3 रेफरेंसेस दे सकते हो आप।
आइडियली तो सारी रेफरेंसेस ही देनी चाहिए, बट वो 500 वर्ड्स में काउंट नहीं होगा। ओके, उसके बाद श्वेता साहा ने पूछा है कि मेरा बीएससी डेजिग्नेशन प्रोग्राम फर्मेंटेड फूड के ऊपर था, तो स्पेशलाइजेशन इन फर्मेंटेशन लिखूं या फूड फूड बायोटेक्नोलॉजी? नहीं नहीं, आपके सर्टिफिकेट पे जो लिखा होगा वही लिखना है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके सर्टिफिकेट में लाइक बायोटेक्नोलॉजी, फूड बायोटेक्नोलॉजी है, तो यू शुड राइट दैट ओनली, ऐसा अलग से स्पेशलाइजेशन क्रिएट नहीं करना है। फिर रुचिता ने बोला है कैन वी गिव रेफरेंस ऑफ आवर सीनियर हु इज वर्किंग इन सीसीएमबी? देखो, अगर तो तुम उस सीनियर के अंडर जाके कुछ प्रोजेक्ट करके आए हो, तो तुम उसका रेफरेंस दे सकते हो। लेकिन अगर वो सिर्फ तुम्हारे सीनियर हैं बट तुमने उनके अंडर कुछ काम नहीं किया है, तो नहीं, यू कांट डू। इसमें प्रथम ने पूछा है मैम फेलोशिप सेक्शन में आईआईटी जैम या ओलंपियाड के रैंक के बारे में लिख सकते हैं क्या? ओलंपियाड से स्कॉलरशिप मिलता है? अगर ओलंपियाड से स्कॉलरशिप मिलता है तो आप लिख सकते हो। डी फॉर क्वेश्चन नंबर 3 में अदर एग्जाम्स के डिटेल में गेट का अगर रैंक मेंशन करना होगा, तो इस बार का रिजल्ट तो शायद 17 मार्च तक आएगा, तो हाउ टू डू इट? ओके, तो इसमें वो उनके लिए है जो बच्चे सीएसआईआर गेट वो सब के लिए के हिसाब से मतलब अप्लाई कर रहे हैं। कुछ लोग मतलब टीएएफआर जेजेबल्स के एग्जाम से अपियर करते हैं, कुछ जो होते हैं वो गेट वगैरह के हिसाब से मतलब करते हैं, उसके उसके रैंक के बेसिस पे अप्लाई करते हैं। बट अगर तो आपका 65 मार्क्स से ऊपर बन रहे हैं गेट में, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अदरवाइज हाय मतलब, टीम। या दी मुझे 3-4 डाउट्स हैं तो मैं पूछूँ? हाँ तो हाँ बोल। फर्स्ट तो ये है जो बुक बुक के बारे में लिखना है, फेवरेट बुक के बारे में। तो हम्म। जो मैं उस बुक के बारे में सोच रही थी वो फिजिक्स से रिलेटेड है, क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड। हाँ लिख तो सकते हो, लिख सकते हो, अब दिक्कत नहीं है। लेकिन बात ये है कि मतलब 11th-12th में कोविड वाला बैच था तो इतना ज़्यादा डेप्थ में मुझे नहीं पता है। अगर वो वहाँ पे मुझसे फिजिक्स के बारे में पूछते हैं तो मैं शायद नहीं दे पाऊँगी, लेकिन मेरा इंटरेस्ट है फिजिक्स में, मतलब मैं पढ़ना चाहती हूँ ऐसा। हाँ, बट वो आपसे क्वेश्चन ये बुक के बारे में नहीं पूछने वाले हैं। आपको इंटरव्यू में क्वेश्चंस, ये वो भी फाइनल राउंड में एक एक आध क्वेश्चन एसओपी से होता है, अदरवाइज वो आपके बेसिक्स टेस्ट करते हैं। तो ये बुक से क्वेश्चन नहीं ओके। पूछा जाएगा। जो आप एसओपी में और लिखोगे, जो क्वेश्चन नंबर 9 में आप लिखोगे, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके। और ये जो इंटर्नशिप वाला है तो मैंने कोई इंटर्नशिप या ट्रेनिंग नहीं की है, लेकिन एक मैंने वर्कशॉप की है एम्स दिल्ली से, तो मैं वो यहाँ पे मेंशन कर सकती हूँ ना? और अभी 2025 में टिफ़र में ही मैंने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया है, तो क्या अभी मैं वो भी एक लाइन में लिख दूँ नीचे कि अभी मैंने 2025 में ही अप्लाई किया है, क्योंकि अभी उनका रिजल्ट नहीं आया है? हाँ लिख सकते हो। बट अगर उसका रिजल्ट नहीं आया है तो मत लिखो, बट जो तुम ऑलरेडी कर चुके हो उसके बारे में लिख दो। ओके जी। हम्म। और ये जो 9th क्वेश्चन है, तो हम्म। इसके लिए मैंने मैंने सोचा था कि मैं मतलब मेरा जो इंटरेस्ट है वो एस्ट्रोबायोलॉजी से है। हम्म। तो मैंने लेडरवर्क्स वाला एक्सपेरिमेंट देखा था, लेकिन उन्होंने क्या है ना कि उन्हें एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, बस एक थ्योरी दी थी। हम्म। तो फिर अभी मैं वो ना लेके मैं एक जेनेटिक इंजीनियरिंग का जैसे जिन्होंने आरडीटी दी थी हम्म। उसका लेके, और फिर उसमें उसमें मैं सिंथेटिक बैक्टीरिया जो अभी टीएफआर में काम भी चल रहा है उसके ऊपर, हम्म। उसको ऐड करके और फिर लास्ट में ये लिख दूँ कि जो लेडरवर्क्स ने जो थ्योरी दी थी, अगर हम हम्म। उसको सिंथेटिक बैक्टीरिया के साथ यूज़ करते हैं तो हम्म। फिर ना हम उसको स्पेस में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ऐसे मतलब 2 एक्सपेरिमेंट एक साथ ऐसे कर दूँ हाँ हाँ, मर्ज? कर सकते हो, कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप। बस ये है कि उसको अच्छे से एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जो है उसको वो लाइक टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो अपना एक्सपेरिमेंट डिजाइन अच्छे से करना। ये तो तुम्हारी होगी जो तुम दो थ्योरीज को एक्सप्लेन आई मीन कंबाइन कर रहे हो, वो तुम्हारी थियरी है। तो उसके नीचे हाँ। आपको उसको अप्रोच कैसे करना है, कौन सी टेक्निक्स यूज करनी है, कैसे क्या क्या करना है, वर्क फ्लो, वो आपको लिखना है अच्छे से। और उसी के बेसिस पे यू विल बी शॉर्ट टेस्टेड।
हाँ, और जो 10th क्वेश्चन है जिसमें हमें कुछ भी लिखना है अपने बारे में, तो हम्म। मैंने अभी अभी रिसेंट में हम्म। मैंने नासा एडब्ल्यूजी में मैं मेंबर हूँ, तो क्या मैं उसके बारे में मेंशन कर दूँ? वो भी मतलब हाँ माइक्रोब और उससे रिलेटेड है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें कुछ ऐसा वर्कशॉप वगैरह होते हैं क्या? आई I मीन कुछ उसमें इंटर्नशिप कर रही हो उसमें क्या? ये जूम मीटिंग्स होती है, उनमें एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर ऐसे डिस्कस करते हैं। ओके। नहीं मतलब वो आपकी काइंड ऑफ इंटर्नशिप हुई ना? नहीं, उसका कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है, वो बस एक ग्रुप है जिसमें ओके ओके, समझ गई समझ गई। हाँ तो ठीक है, आप इसमें मेंशन कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 10 में। उसको नासा के साइंटिस्ट ही मतलब वो करते हैं। हाँ मैं समझ गई, मेरी भी एक दोस्त है वो इसमें थी। आई I मीन दोस्त इन सेंस कि वो 2023 बैच की थी, तो हाँ वो थी इसमें। हाँ, तो मतलब मैं वो इसमें मेंशन कर सकती हूँ 10th क्वेश्चन में। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। और ये जो रेफरीज के जो एफिलिएशंस देने हैं, तो भी रिसेंट वाले देने हैं। जैसे कि मैं एक मैम के साथ पढ़ी हूँ, उन्होंने सिर्फ फर्स्ट ईयर में मुझे पढ़ाया था, तो मैं हाँ उनका दे दे सकते रही हूँ। दे तो सकते हो, अब वो फर्स्ट ईयर वाला लिखूँ या फिर रिसेंट वाला लिखूँ? दोनों लिख सकते हो। आई I मीन अभी वो उनका प्रमोशन हो गया, ये कहना चाह रहे हो आप? हाँ, मतलब हाँ पहले मैं गवर्नमेंट कॉलेज से हूँ, सॉरी मैं प्राइवेट कॉलेज से हूँ, तो उन्होंने मेरे को पहले प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाया था, लेकिन अभी उनका नेट क्लियर हो गया, तो असिस्टेंट प्रोफेसर है और वो गवर्नमेंट में चले गई है। अच्छा, तो नहीं उनका पहले वाला ही लिखो। बट वो देने के लिए रेफरेंस तैयार है तुम्हें? हाँ, हाँ तो ठीक है, उनका करंट वाला लिखोगे। ठीक उनका है। करंट वाला लिखोगे, और जहाँ पे हाउ डू दे नो यू उसमें आप लिखोगे कि इन्होंने आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था तभी आपके कॉलेज में थे। तो वही बस, ठीक है। हाउ डू दे नो यू उसमें आप लिखोगे कि उन्होंने आपको पढ़ाया था। और जो एफिलिएशन है उसमें आप लिखोगे कि वो अभी क्या कर रहे हैं, वही करंट लिखोगे आप। ओके, थैंक यू दी। ओके। तो उसके बाद मुझे एक और क्वेश्चन है इसमें कि कैन बी राइट अबाउट एक्स्ट्रा करिकुलर्स इन 10th क्वेश्चन। हाँ यू कैन, बट वो रेलेवेंट हो तभी लिख सकते हो। ऑल्सो इफ वी आर नॉट मच इनटू रीडिंग बुक्स एंड रीड ओनली अ फ्यू, उसको कैसे फ्रेम करना है? सिक्स्थ क्वेश्चन में आई वुड से कि एक क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा बुक को ही पढ़ लेना। को चाहे उसका किसी बुक का एक ही चैप्टर पढ़ के उसको थोड़ा सा समराइज कर देना। ऐसा मत लिखना कि मैं बुक नहीं पढ़ती हूँ। फिर बट दी आईआईटी जैम का रैंक तो अभी नहीं आया है, सो क्या लिखें? तो ऐसा लिख दो कि यू पेड फॉर आईआईटी जैम एंड रिजल्ट इज येट टू कम, ये लिख सकते हो। डी अवार्ड या इंटर्नशिप नहीं रहे तो एसओपी अप्रूवल में प्रॉब्लम हो सकती? नहीं बिल्कुल कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे भी कोई अवार्ड नहीं मिला था, बट हाँ मेरे पास स्कॉलरशिप थी कॉलेज की, तो मैंने वही मेंशन किया था। दी क्लासिकल एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन में जो एरियाज होगा लाइक सेल बायोलॉजी से या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, तो उससे ज्यादा क्वेश्चन होंगे इंटरव्यू में। एसओपी के क्वेश्चन हाँ वो स्टार्टिंग में उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछते हैं एसओपी से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो बहुत हाई लेवल का कुछ पूछने लगेंगे, वो बेसिक से ही क्वेश्चंस पूछते हैं। नहीं मैंने मेरे कॉलेज प्रोजेक्ट के एक थीसिस को पेपर बनाया, मगर अब तक वो पब्लिश नहीं हुआ है, तो वो मेंशन कर हाँ आप इसको इसमें मेंशन कर सकते हो, पीयर रिव्यूड वाले फोर्थ क्वेश्चन में मेंशन कर सकते हो कि इट्स येट टू बी पब्लिश्ड। आपने काम तो किया है ना, आपका रोल क्या है उसमें वो आप लिखोगे इसमें। उसके बाद फेलोशिप अवार्ड में स्टेट स्कॉलरशिप एंड कॉलेज कंपटीशन अवार्ड लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। फेलोशिप एंड अवार्ड वाले सेक्शन में कॉलेज अवार्ड लिख सकते हैं जी, हाँ रोशनी लिख सकते हो आप। Reference to question number 5, I have a break in my education career for 1 year due to NEET preparation. Can I directly write about it? Yeah, you can, but नीट के लिए ऐसा लिखना थोड़ा सा, मतलब हाँ लिख सकते हो बट उसको थोड़ा सा रिफ्रेश करके लिखना, डायरेक्टली मत लिखना कि नीट के लिए किए थे। कुछ और एक रीजन भी दे देना बीच में। हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायोलॉजी, सब सब कुछ में से क्वेश्चन होंगे क्या? नहीं फर्स्ट राउंड में तो सिंपल बायोलॉजी से ही क्वेश्चंस होते हैं। हाँ केमिस्ट्री का लैब मैथमेटिक्स पूछते हैं, लैब लैब केमिस्ट्री पूछते हैं, लेकिन फिजिक्स से तो मुझसे नहीं पूछा था क्वेश्चन। और सेकेंड राउंड में यूजुअली आपके एसओपी से क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। दी स्पोर्ट्स के स्टेट लेवल में सर्टिफिकेट है वो सब मेंशन कर सकती हूँ क्या? हाँ बहुत सारे मेंशन करने की जरूरत नहीं है, मेन मेन मेंशन कर सकते हो। दी इंस्ट्रक्शन में मेंशन है कि इफ यू वांट टू अप्लाई थ्रू द गेट द डेडलाइन इज 24 मार्च, तो क्या मैं गेट स्कोर का वेट करके टीएफआर कंप्लीट एप्लीकेशन के साथ गेट स्कोर अटैच करके सेंड कर सकती हूँ?
बट अगर उन्होंने आपको मेल में लिखा है कि लास्ट डेट इज 17th, तो वो आपका जेजी बिल्स के बेसिस पे ही करेंगे। बट अगर आप उसमें 24 मार्च को करते हो तो वो टीआईएफआर वाले टेस्ट का रिजल्ट कंसिडर नहीं करेंगे। वो फिर बस जो आपने गेट का स्कोर लिखा है उसके बेसिस पे लेंगे बस, मतलब अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए या नहीं। इंटरेस्टिंग बुक में ओनली साइंस रिलेटेड बुक ही लिखना है, या फिर डिटेक्टिव नॉवेल्स भी लिख सकते हैं। हाँ, कुछ भी लिख सकते हो, फिक्शन नॉन फिक्शन कुछ भी। सपोज आई चूज मेडिसिन एज ट्रायल एक्सपेरिमेंट, देन व्हाट आई राइट इन फॉलोअप सेक्शन। दीप, यू हैव टू थिंक ऑफ दिस फॉलोअप सेक्शन। मतलब आपको कोई नहीं बताएगा कि फॉलोअप में क्या लिखना है, ये चीज आपको सोचनी है कि क्या कर सकते हो आप इसमें। यूपी गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप है वो लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। दी एम फ्रॉम बीएससी एग्रीकल्चर, आई डोंट हैव स्पेशलाइजेशन बट बीएससी इन एग्रीकल्चर इज योर स्पेशलाइजेशन। नहीं, नहीं आप बायोकेमिस्ट्री नहीं लिख सकते हो वहां पे। पोस्टर प्रेजेंटेशन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो देवेन। फॉर द क्लासिकल एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन मैं सोच रही हूँ कि पीसीआर के बारे में लिखूं। बट नहीं, नहीं बिल्कुल बेसिक नहीं होगा ये, आप लिख सकते हो पीसीआर के बारे में क्योंकि वो एक क्लासिकल एक्सपेरिमेंट है, आप लिख सकते हो पीसीआर। ऐसा मत सोचो कि ये बहुत बेसिक है मैं नहीं लिखूंगी, कुछ नहीं भाई, बेसिक से तुम फॉलो अप लिखना है, वो आपका एक्सपेरिमेंटल डिजाइन टेस्ट कर रहे हैं और उनको पता है कि आप बीएससी के हो तो आप बेसिक, वो आपसे बेसिक ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और टीआईएफआर का तो फुल फॉर्म ही यही है, टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च, फंडामेंटल इज इक्वल टू बेसिक। तो वो ऐसा कुछ हाई फाई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं आपसे। If I started an MSc program and then I dropped out of it, then should I mention clearly in the education break question? You are still in MSc, Khushi. If you are still in MSc, then you need not to write. Will they ask about our interest and which different institute are we interested in? Do we choose? How do we choose that? तो तीनों इंस्टीट्यूट्स अलग अलग शॉर्टलिस्टिंग निकालते हैं इंटरव्यू के लिए। तो अगर आपका तीनों में नाम आ जाता है, तीनों में आप सिलेक्ट हो जाते हो, तो आपके पास चॉइस होगी, आप किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन इट डिपेंड्स। दी माइक्रो क्लासिकल एक्सपेरिमेंट, हाँ बिल्कुल क्लासिकल एक्सपेरिमेंट। साथ में मैं क्वेश्चन नंबर 7 मैंने एग्जाम में भी लिखा था 200 वर्ड्स में, वही लिख दूं 100 वर्ड्स में। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। आंसर तो सेम ही रहेगा ना देवन। फिर दी फॉलोअप में जो मेरी हाइपोथेसिस होगी उसका पॉसिबल रिजल्ट भी लिखेंगे। हाँ पॉसिबल रिजल्ट लिख सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो, बट वो पॉसिबल रिजल्ट लिखना कंपलसरी नहीं है। आपको मेन वो लिखना है कि आप उसे अप्रोच कैसे करोगे। आई मीन आप क्या, आपको लैब दे दी जाए, आपको पैसा दे दिया जाए, आप क्या करने वाले हो लैब में, वो जो आपका आइडिया है वो टेस्ट करना चाहते हैं। तो आपकी हाइपोथेसिस जो है प्लस आपका जो वर्क फ्लो रहेगा लैब में वो आपको लिखना है उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। आई स्टार्टेड एमएससी एंड देन ड्रॉप्ड आउट, आई कैंसल्ड एडमिशन एंड टुक एन एग्जिट। हाँ देन यू नीड नॉट टू मेंशन अबाउट एमएससी इवन। यू शुड से कि आपका बीएससी के बाद 1 साल का ड्रॉप है, उसमें कुछ भी रीजन आप डाल सकते हो। तो अभी लास्ट के 3 मिनट्स बचे हैं, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हो या। सो मैं कोई लैब हेलो मैम। एक्सपेरिमेंट दिक्कत आई या। आई वांटेड टू आस्क अबाउट एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। मुझे पूछना है कि उसमें मेरा 3 साल का बीएससी था बैचलर्स, या। तो उसमें 1 2 बीएससी 3 बीएससी करके मेंशन्ड है हम्म। और मुझे सेमेस्टर वाइज रिजल्ट मिले थे। तो हम्म। उसमें मैं कैसे मेंशन करूँ, क्योंकि मुझे लास्ट में जैसे थर्ड ईयर जब मेरा खत्म हुआ तो डायरेक्टली मुझे एक सर्टिफिकेट मिला जिसमें मेरे टोटल परसेंटेज लिखे हुए थे और एसजीपीए मेंशन था। तो मैं उसे कैसे मेंशन करूँ यहाँ पे मार्क्स, देखो वो फर्स्ट मुझे वाले समझ। में तो फर्स्ट और सेकंड का एवरेज लिखोगे। सेकंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का एवरेज लिखोगे। थर्ड ईयर में अगर आपका भी फिफ्थ का आया हुआ है तो आप फिफ्थ का लिख दोगे, अगर नहीं है तो रिजल्ट अवेटेड लिख सकते हो यहाँ पास्ड आउट हूँ, मैंने पे। ड्रॉप लेकर तैयारी की थी। हाँ तो अभी आप एक काम कर सकते हो, जो भी आपका फाइनल है वही आप थर्ड ईयर में लिख सकते हो। उसे सीजीपीए ही फाइनल लिख लिखोगे या सकता हूँ फर्स्ट। ना? हाँ। ठीक है, तो मैंने ऐसा किया ना कि फर्स्ट बीएससी में ऊपर एनएनए लिख दिया, सेकंड में भी एनएनए लिख दिया, थर्ड में नहीं मैंने एन अपना एन ए मत लिखो, एन एन ए क्यों लिखा है। अच्छा, तो फाइनल परसेंटेज मैंने मेंशन किया सीधा थर्ड बीएससी में नहीं अपना। नहीं, वो एन ए लिखोगे तो उनको लगेगा आप 10+2 के हो, वो इतना ओ अच्छे से अच्छा। नहीं ध्यान देते हैं। हाँ तो आपका जो फर्स्ट और सेकंड का एवरेज है उसको लिख दो। मार्कशीट से तो आप परसेंटेज निकाल सकते हो ना। तो हम्म। थर्ड और फोर्थ का लिख दो, ऐसे ही आप फाइनल में लिख दो। ओके, तो हम्म, मुझे बस सबका एवरेज लिखना है, थर्ड में भी एवरेज ही लिखना है। बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। ओके। उसके बाद मुझे पूछा है कि मुझे किसी लैब एक्सपेरिमेंट में दिक्कत आई थी,
तो बार बार फेलियर हो रहा था, तो वो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो आप। बट उसको जब आप लिखोगे तो आपने उसको सॉल्व कैसे किया वो थोड़ा सा क्रिएटिव वे में लिखना। आई एम अ बिगनर इन बायोपाइथन एंड मैटलैब, शुड आई मेंशन इट? हाँ, आप मेंशन कर सकते हो कि आप सीख रहे हो ये चीजें अभी। अगर हेलो रिव्यू मैम। पेपर, या हेलो मैम, मैंने बीएससी लास्ट ईयर कंप्लीट कर दिया था और हाँ। करंटली मैं एमएससी में एडमिशन लिया हूँ मुंबई हम्म। यूनिवर्सिटी से ही। तो वो ओके। मैं मेंशन करूँ कि मत करूँ वो ईयर ड्रॉप में, कि ऐसा प्रॉब्लम अभी होगा कुछ इंटीग्रेटेड नहीं, अभी पीएचडी में आप आप वापस जा कंटिन्यू रहे हो? कर रहे हो मास्टर्स। अगर आप मास्टर्स कंटिन्यू कर रहे हो यस तो मैम। तो लिखने की जरूरत नहीं है कि आपका ईयर गैप है। तो लिखूँ सिर्फ बीएससी के बाद 1 साल का गया? हाँ। हाँ। अगर रिव्यू पेपर पे काम चल रहा है तो मेंशन कर सकते हैं। हाँ, लिख सकते हो उसमें कि काम चल रहा है अभी। बट ऐसा बोलोगे ना कि पब्लिश होने के लिए दिया है, अभी पब्लिश होने, वो पीयर रिव्यू प्रोसेस में है अभी, वो लिख सकते हो। बट अगर आप अभी सोच रहे हो कि लिखूंगी और वो आप यहाँ मेंशन कर रहे हो, तो वो मत करना। एनपीटीएल कोर्सेरा से, हाँ लिख सकते हो। एनपीटीएल के कोर्सेज मेंशन कर सकते हो कि मेरा क्लासिकल से रिलेटेड एनसीबीएस में वर्क चल रहा है, सो वुड इट बी टफ फॉर मी। नहीं नहीं, बिल्कुल कुछ टफ नहीं होगा, वो आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे। मैम, अदर देन दीज थ्री इंस्टीट्यूट आर एन इंस्टीट्यूट, हाँ आईसर पुणे की लिस्ट आ चुकी है, तो आप उसमें अपना नाम देख सकते हो एक बार। उसके अलावा अमिटी यूनिवर्सिटी, न्यूरो साइंस के कुछ और इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं उनके नाम आपको भेज दूंगी। एनआरबीसी करके है एक, आप उसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तो जेजीबिल्स के थ्रू वो एडमिशन लेता है। इसके अलावा नाइसर भुवनेश्वर भी जेजीबिल से एडमिशन लेता है, तो आप वहां भी अप्लाई कर सकते हो। गिव नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए क्या रिवाइज करना है, लाइक मेन टॉपिक्स। हाँ, तो आपका कोई भी 3